स्टडी पॉइंट यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये है हम लोगों की क्लास IMRE की, IMRE क्लास नंबर 3। तो अभी तक हम लोगों ने क्लास 2 को कवर कर लिया है, ठीक है। तो आइए सभी लोग कनेक्ट हो जाओ जल्दी जल्दी। इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर जल्दी आइए सभी लोग, अपने दोस्तों को कनेक्ट करो सभी। तो ये है आपकी क्लास 3, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 2 क्लास को कवर कर लिया है, यानी कि लेक्चर नंबर 2 तक हमने कवर किया है। और जो लोग क्लास 2 को फॉलो नहीं किए हैं तो वो क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जा कर के फॉलो करिए सभी क्लासेस को, ठीक है। और रही प्लेलिस्ट की बात, तो डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट हमने लिंक डाल दी है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग चैनल पे पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, ठीक है। जिससे आपको क्या होगा, जब भी कोई क्लास चलेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। बताइए आगे सभी लोग। क्लास 3 ईयर सभी लोगों को कनेक्ट करो। अगर तुम लोग रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दोगे तो हमको बंद कर देंगे इस क्लास को, क्योंकि हमको कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोगों के लिए हमने सोचा चलो चला दें क्लास, लेकिन अगर तुम लोग नहीं करना चाहते तो उसी हिसाब से बता देना, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो लॉकडाउन में क्लासेस वैसे भी आपकी जूम पे अच्छी नहीं चल पा रही होंगी, तो इसीलिए हमने सोचा आपको IMRE की क्लास जो है चला देते हैं यूट्यूब पे। तो आगे सभी लोग चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। तो देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या कवर किया था। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कुछ मेन टूल्स के बारे में जो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज होते हैं, ठीक। वो मेन टूल्स क्या होते हैं वो हम सारे डिस्कस कर रहे थे। उसी में कुछ हमने टूल्स को डिस्कस कर लिया था और कुछ टूल्स और आपके बचे हुए हैं, तो उनको भी हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। तो आज अगर टूल की बात करें तो सभी लोग हेडिंग डालेंगे हैंड टूल्स। कौन सा है? हैंड। तो ये आपका है हैंड हैमर। आपने सुना होगा हैमर, जो हथौड़ा आप हिंदी में बोलते हैं। तो हैंड हैमर का यूज किया जाता है आपका। और हैंड हैमर होता क्या है, क्या यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है? तो देखिए जो हैंड हैमर होता है वो आपका, जैसे आपने देखा होगा नेल कील जो होती है, ठीक है। नेल कील को एक तो ठोकने का काम करता है, ठीक है, हैंड हैमर का काम। हथौड़ा जो होता है एक तो ये काम हो गया। दूसरा अगर इसका काम बताएं तो कोई भी आपका जो ऑब्जेक्ट है, मान लिया, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को आपको तोड़ना है, ठीक। तो तोड़ने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को तोड़ने के लिए भी यूज किया जा सकता है हैमर का, यानी कि हथौड़े का, हाथ वाला जो हथौड़ा होता है, ठीक। और किस में काम आता है, और इसका जो काम आता है जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स के फोर्जिंग में, यानी कि कोई मेटल है उसका किसी शेप बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है हैंड हैमर का। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, कह सकते हो ये इसका यूज है आपका हैंड हैमर का, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। चलिए बोल रहे हैं आप लोग, लिखिए। तो हैंड हैमर लिखो सभी लोग। हैंड हैमर का प्रयोग, हैंड हैमर का प्रयोग हैंड हैमर का प्रयोग कील को ठोकने के लिए, कॉमा, ऑब्जेक्ट को तोड़ने के लिए, लिख लिया सभी लोगों ने। यानी कि हैंड हैमर जो होता है उसका यूज़ क्या होता है, कील को या तो गाड़ने के लिए, या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको उखाड़ना है तो उसका भी यूज कर सकते हैं, और किसी मेटल को अगर फोर्जिंग करनी है तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हैंड हैमर का, ठीक है। तो ये सारे
टूल्स हमने आपको डिस्कस कर लिए। अब अगर बात करें कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल अगर वर्क की बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क में जो प्रयुक्त होने वाले हैमर्स होते हैं, जो हथौड़े होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो उनको लिख लीजिए। तो लिखिए, एडिंग इलेक्ट्रिकल वर्क में, इलेक्ट्रिकल वर्क में प्रयुक्त होने वाले हैमर, ठीक है। तो ये हेडिंग डाल लीजिए और इसमें आप देखते हैं कि हमारे क्या क्या हैमर्स होते हैं। तो पहला लिखिए, पहला होता है बॉल पिन हैमर, बॉल पिन हैमर, ठीक। तो देखिए, बॉल पिन हैमर जो होता है, इसका बेसिकली यूज किया जाता है मेटल्स के कार्यों में। जो मेटल्स होते हैं इनके कार्यों में यूज किया जाता है। लिख लीजिए, मेटल के कार्यों में प्रयोग, ठीक है। और जो सेकंड है, आप लिखिए सेकंड, एक होता है क्ले हैमर, क्ले हैमर। और ये क्ले हैमर जो होता है वो बेसिकली इसके लिए यूज किया जाता है, जो आपके स्टील हो गए, ठीक है, और मान लिया कोई फाइबर हो गया या गिलास हो गया या कोई लकड़ी हो गई, वुड हो गया, तो इनके जो कार्य होते हैं इनमें इनका प्रयोग किया जाता है। तो लिख लीजिए, स्टील, कॉमा, फाइबर, कॉमा, ग्लास, कॉमा, वुड, लकड़ी के कार्यों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। थर्ड अगर हैमर की बात करें, तो थर्ड जो हैमर होता है आपका एक स्ट्रेट क्ले टाइप का हैमर होता है, स्ट्रेट क्ले हैमर। तो स्ट्रेट क्ले हैमर में इसका यूज कहाँ किया जाता है, स्टील, तो ये बेसिकली आपका किसका बना होता है, स्टील का बना होता है, स्टील का बना होता है, ठीक है। और इसका प्रयोग जो है दीवार में छेद करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग दीवार में छेद करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ टाइप के आपके हैमर्स थे, इनको हमने डिस्कस कर लिया, सभी लोग नोट कर लो। नोट कर लीजिए। तो ये होता है बॉल पिन, ठीक है, यहाँ पे इसको सही कर लीजिए। नोट करिए सभी लोग। अब देखिए, ये नोट करने के बाद इसमें लिखेंगे, जैसे अब ये जो हैमर्स होते हैं इनके लिए एक नोट करके लिख लीजिए सभी लोग। क्या लिखेंगे, कुछ सावधानियां होती हैं, इन सावधानियों को बरता जाता है। लिख लीजिए, सावधानियां क्या रखी जाती हैं। तो देखिए, जो हैमर होते हैं, मतलब हैमर का जो प्रयोग किया जाता है, एक विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें किस चीज़ का ध्यान दिया जाता है, जैसे आपका जो हैंड होता है, जो पकड़ने वाला होता है हैमर को, तो उसमें क्या होता है, ग्रीस नहीं लगी होनी चाहिए, ठीक है। ग्रीस का मतलब जो चिकना टाइप का नहीं होना चाहिए, ठीक है, ग्रीसी नहीं होना चाहिए, इस तरीके से कह सकते हैं, ग्रीसी टाइप का नहीं होना चाहिए। तो इसमें लिख लीजिए, चाहे हैमर का प्रयोग करते समय
करते समय यह विशेष ध्यान दिया जाता है, विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हैमर ग्रीसी का मतलब चिकना, ठीक है, चिकना ना हो, ठीक है। जो उसका हैंड होता है, जो हैमर का जो हम कह सकते हैं पकड़ने वाला जो हाथ होता है, ठीक है, वो कैसा है, चिकना टाइप का नहीं होना चाहिए, जिससे क्या होगा, फिसलने का खतरा रहेगा और चोट लगने का भी खतरा रहेगा। इसलिए तो ये कुछ हैमर्स के टाइप्स थे, इनको हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हेडिंग जो है इसकी बात की जाती है, तो जैसे सभी लोग हेडिंग डालेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इसकी अगर बात करें तो जैसे आप जानते हैं कि एक स्टैटिक मशीन होती है, तो पहला क्या लिखेंगे, स्टैटिक मशीन, ठीक। अब एक स्टैटिक मशीन हो गई, दूसरी आप लिख लीजिए डायनामिक मशीन, ठीक है, डायनामिक मशीन। तो ये लिखिए दोनों। तो अब देखिए जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं उनमें क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में या तो आपकी मशीन स्टैटिक होगी या तो डायनामिक होगी। अब स्टैटिक का मतलब क्या है, यानी कि उसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होगा, क्या, उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होगा, ठीक है। और जबकि जो डायनामिक होती है, डायनामिक में मतलब उसमें मूविंग पार्ट होगा, ठीक है। तो इन दोनों लिखिए। अब स्टैटिक की अगर बात करें तो स्टैटिक के एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे स्टैटिक मशीन में आपको क्या आ जाए, तो ट्रांसफार्मर होता है, वो भी स्टैटिक मशीन है, आप पढ़ते आए हो, ठीक है। दूसरी चीज़ बात करें कि बस बार होता है, ठीक, और जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, ठीक, और मान लेते हैं जो सर्किट ब्रेकर्स हैं, ये सारे क्या हैं, स्टैटिक पार्ट्स होते हैं, स्टैटिक इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक। तो इनको आप देख सकते हो। डायनामिक की बात करें तो डायनामिक में आप क्या क्या हो जाएंगे, जैसे जनरेटर हो गया, ठीक, मोटर हो गया, फैन हो गए, पंप हो गई, ठीक, टरबाइन हो गया। तो ये सब क्या है, मूवेबल पार्ट है, यानी कि ये हमारे रोटेटिंग पार्ट हैं, इस तरीके से कह सकते हैं। तो मूविंग पार्ट में आपके जनरेटर आप जानते हैं, रोटर मोटर होता है, टरबाइन होते हैं, फैन होते हैं, पंप होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, आपके डायनामिक मशीन के अंतर्गत आते हैं। स्टैटिक में अगर स्टैटिक इक्विपमेंट की बात करें तो ये स्टैटिक में हमारे कोई भी पार्ट मूविंग वाला नहीं होगा, यानी कि ट्रांसफार्मर है तो इस ट्रांसफार्मर में कोई मूविंग पार्ट नहीं है, हम कह सकते हैं ये कैसी मशीन है, एक स्टैटिक मशीन है। ऐसे ही आपका बस बार, ये भी क्या है, इक्विपमेंट आपका स्टैटिक इक्विपमेंट है। ट्रांसमिशन लाइन की बात करें या सर्किट ब्रेकर की बात करें तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारे, हम कह सकते हैं ये स्टैटिक मशीन के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो इतना नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, चलिए फिर देखते हैं आगे। तो अब यही हेडिंग डाल के आप लोग लिखिए, हम आपको बोल के लिखा दे रहे हैं। इसमें क्या लिखेंगे, स्टैटिक हेडिंग डालिए, स्टैटिक इक्विपमेंट, स्टैटिक इक्विपमेंट में क्या लिखेंगे, देखिए ये डिवाइस जो मूल रूप से गतिमान नहीं होती हैं या मूविंग पार्ट नहीं होता, उसमें गतिमान नहीं होती हैं या जिनके कोई मुख्य पार्ट या
ये लिखो अच्छा, या जिनके जो मेन पार्ट होते हैं वो मूविंग नहीं होते हैं। आगे लिख लो, जिनके मेन पार्ट मूविंग नहीं होते हैं वे स्टैटिक मशीन के अंतर्गत आते हैं। तो इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए सभी लोग, डायनेमिक मशीन। तो डायनेमिक मशीन का मतलब क्या है? डायनेमिक का मतलब ही होता है रोटेटिंग पार्ट होना, ठीक है, यानी कि मूविंग पार्ट होगा उसमें। तो मूविंग पार्ट में आपको जैसे जनरेटर हो गया, मोटर हो गया, फैन हो गए, पंप हो गई, टरबाइन हो गई, ये सारे किस में आते हैं? आपके डायनेमिक मशीन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखिए, वे डिवाइसेस जो मूल रूप से गतिमान होती हैं, वे डिवाइसेस जो मूल रूप से गतिमान होती हैं या जिनके जिनके मुख्य अंग गति करते हैं, या जिनके मुख्य अंग गति करते हैं, ये डायनामिक मशीन के अंतर्गत आते हैं, ये डायनामिक मशीन के अंतर्गत आते हैं। जैसे जनरेटर, मोटर, फैन, पंप, टरबाइन आदि रोटेटिंग मशीन। आगे और लिखो, आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ठीक है। लिखिए, स्टैटिक डिवाइस की अपेक्षा डायनेमिक मशीन में मेंटेनेंस की आवश्यकता अधिक होती है। स्टैटिक डिवाइस की अपेक्षा डायनेमिक डिवाइस में मेंटेनेंस की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि डायनेमिक मशीन में पार्ट में अधिक फॉल्ट उत्पन्न होता है, इसका मुख्य कारण यह है कि डायनेमिक मशीन में अधिक वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं, तो देखिए क्या आपने बताया, इस पॉइंट को समझ लीजिए। यानी कि ये कहा है कि जो स्टैटिक मशीन होती है, ठीक है, और डायनेमिक मशीन होती है, अगर इनका कंपैरिजन किया जाए डायनेमिक मशीन और स्टैटिक में, तो सबसे ज़्यादा फॉल्ट किस में आता है? हम कह सकते हैं फॉल्ट का मतलब उसमें कमी आती है, कोई ज़रूरी नहीं कि फॉल्ट वो आपका वही वाला फॉल्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ भी अगर खराबी होती है तो ज़्यादातर केस देखा जाता है जो डायनेमिक मशीन होती है उसमें, क्योंकि हम जानते हैं कि डायनेमिक मशीन में क्या होगा, मूविंग पार्ट होंगे, है ना। तो मूविंग पार्ट होने के कारण हम जानते हैं वाइब्रेशंस होंगे उसमें, और वाइब्रेशन के कारण हमारे जो भी फॉल्ट्स वगैरह होने के चांसेस होंगे या कोई भी कमी होगी वाइब्रेशन के कारण ही होती है, ठीक। तो इसीलिए क्या है, स्टैटिक मशीन की और डायनेमिक मशीन की कंपेयर करें तो हमारे सबसे ज़्यादा फॉल्ट किस में आते हैं? डायनेमिक मशीन में, ठीक। स्टैटिक में उतना नहीं होता है उसकी अपेक्षा। तो यही पॉइंट हमने लिखाया है, स्टैटिक डिवाइस की अपेक्षा डायनेमिक डिवाइसेस में मेंटेनेंस की आवश्यकता अधिक होती है। अब देखिए, जिसमें आपका वाइब्रेशंस होंगे, जिसमें फॉल्ट ज़्यादा होंगी, और जिसमें फॉल्ट ज़्यादा होंगी तो उसमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। बताइए, तो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट किस में ज़्यादा होगी? डायनेमिक मशीन में, तो वही कहा गया है। तो लिखिए, अच्छा लिख लिए ना सब लोग? बताइए, कमेंट करिए अगर लिख लिया हो तो आगे फिर डिस्कस करें। तो ये तो आपका हो गया स्टैटिक और डायनेमिक मशीन के बारे में। अब आप बात करते हैं कि जो मेंटेनेंस वर्क होता है, ठीक है, यानी कि जो मेंटेनेंस का काम होता है उसको अगर हम क्लासीफाई करें तो क्लासीफाई करने पे हमारा कितने टाइप का मेंटेनेंस वर्क होगा, ठीक है। तो देखिए, हेडिंग डालिए सभी लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस वर्क।
मेंटेनेंस वर्क। ठीक, सभी लोग डालिए हेडिंग। ये यहाँ पे डालिए क्लासिफिकेशन मेंटेनेंस वर्क। तो अगर मेंटेनेंस वर्क की बात करें तो ये बेसिकली आपका कितने टाइप का होता है, तो ये दो टाइप का मेंटेनेंस वर्क होता है। पहला क्या होता है, लिख लीजिए, एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्क होता है, इस तरीके से बना लीजिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्क। और दूसरा जो होता है वो होता है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस वर्क। ठीक है, आप लोग पढ़े भी होंगे। अब इनको समझते हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्क में क्या होता है और ब्रेक डाउन मेंटेनेंस वर्क क्या होता है। तो इतना नोट करिए पहले। तो देखिए क्या होता है प्रिवेंटिव में क्या होता है कि ये जो मेंटेनेंस वर्क होता है बेसिकली, ये आपका मेंटेनेंस वर्क फॉल्ट होने से पहले यानी कि कह सकते हैं बिफोर फॉल्ट किया जाता है। और ये जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस वर्क होता है इसमें आफ्टर फॉल्ट के बाद हम कह सकते हैं, यानी कि फॉल्ट होने के बाद जो आपका मेंटेनेंस किया जाता है, आफ्टर फॉल्ट मेंटेनेंस जो किया जाता है वो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। इतनी बात समझ में आ गई। प्रिवेंटिव में हमारी कोई अगर फॉल्ट नहीं होती है, यानी कि प्रॉपर तरीके से पहले से ही हमने चेक कर लिया, यानी कि फॉल्ट होने से पहले, तो वो हमारी प्रिवेंटिव में आएगी। और अगर फॉल्ट हो जाती है तो उस फॉल्ट को क्लियर करने के लिए क्लियर करते हैं, और क्लियर करने के बाद उस मेंटेनेंस उस मशीन का या कोई भी डिवाइस है उसका इक्विपमेंट का हम लोग मेंटेनेंस करते हैं फॉल्ट होने के बाद, तो हमारा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के अंतर्गत आएगा। जबकि प्रिवेंटिव में फॉल्ट होने से पहले अगर हम मेंटेनेंस का काम कर लेते हैं तो हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो इसमें लिख लीजिए हेडिंग डाल के लिखेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्क। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्क, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्क लिखिए हेडिंग डाल के। चलिए बोल रहे हैं आप लोग लिखिए, ठीक है। मेंटेनेंस वर्क जो फॉल्ट उत्पन्न होने से पूर्व, मेंटेनेंस वर्क जो फॉल्ट उत्पन्न होने से पूर्व करना पड़ता है इसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्क कहते हैं। इसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्क कहते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्क कहते हैं, ठीक है। दूसरा हेडिंग लीजिए ब्रेकडाउन मेंटेनेंस वर्क। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस वर्क, ये हेडिंग डालिए सभी लोग। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस वर्क में क्या होगा, तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस वर्क में लिखिए वह मेंटेनेंस वर्क जिसमें फॉल्ट उत्पन्न होने के बाद करना पड़ता है, इसे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस वर्क भी कहते हैं। इसे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस वर्क कहते हैं। समझ के बताइए।
वह मेंटेनेंस वर्क जिसमें फॉल्ट उत्पन्न होने के बाद करना पड़ता है, इसे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहते हैं। ठीक है, हो गया। अब इस तरीके से हमने देख लिया कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्क क्या होता है और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस वर्क क्या होता है। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे कि जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्क होता है, ठीक है, इसका भी आपका अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, अगर इसको भी हम देखें तो इतने भी इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो बेसिकली जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्क होते हैं, ठीक, इनके 3 टाइप होते हैं। क्या होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। तो हेडिंग डालिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्क के टाइप। ठीक है, तो ये कितने टाइप के होते हैं? पहला लिखिए, एक होता है आपका नियमित निरीक्षण कार्य। ठीक है, नियमित निरीक्षण कार्य, यानी कि रेगुलर इंस्पेक्शन वर्क। रेगुलर इंस्पेक्शन वर्क। दूसरा जो होता है, देखिए दूसरा होता है रेगुलर मेंटेनेंस वर्क या नियमित अनुरक्षण कार्य। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? रेगुलर मेंटेनेंस वर्क। और थर्ड जो होता है, देखिए लिखते रहिए, आप लोग नोट करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए पूर्ण अनुरक्षण कार्य। ठीक है, और इसको अगर इंग्लिश में कहें तो क्या कहेंगे? कंप्लीट मेंटेनेंस वर्क। दूसरा एक नाम है इसका ओवरहॉलिंग। इसको ओवरहॉलिंग भी बोलते हैं, ओवरहॉलिंग। ठीक है, ओवरहॉलिंग। तो बेसिकली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्क में 3 टाइप के अंतर्गत आते हैं। एक तो नियमित निरीक्षण कार्य हो जाएगा, ठीक है, जिसको रेगुलर इंस्पेक्शन वर्क कहते हैं। दूसरा होता है नियमित अनुरक्षण कार्य, जिसको रेगुलर मेंटेनेंस वर्क कहते हैं। थर्ड जो होता है अनुपूर्ण अनुरक्षण कार्य, यानी कि कंप्लीट मेंटेनेंस वर्क, और इसको दूसरा नाम है ओवरहॉलिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके 3 टाइप के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्क आते हैं। अब इनको समझ लेते हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्क में आपका जो रेगुलर इंस्पेक्शन होता है, इसमें क्या होता है, तो इतना पहले नोट करिए, इतना नोट करिए। तो चलिए इनको लिख लेते हैं हेडिंग डाल के। पहला लिखिए हेडिंग रेगुलर इंस्पेक्शन वर्क, यानी कि नियमित निरीक्षण कार्य। इसकी हेडिंग डालिए सभी लोग। तो देखिए, अगर हम लोग नियमित निरीक्षण की बात करें तो इसमें क्या होता है, हम रेगुलर तरीके से उसका इंस्पेक्शन करते हैं। कोई भी आपका मशीन है तो उस मशीन का अगर रेगुलर तरीके से आप इंस्पेक्शन करते हैं या निरीक्षण करते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो उसमें क्या होगा, हमारे जो भविष्य में आने वाले कोई भी फॉल्ट्स होती हैं या कोई समस्या आती है तो उसकी संभावना क्या हो जाएगी, कम से कम होगी कि नहीं होगी, बताइए। यानी कि अगर हम इंस्पेक्शन रेगुलर तरीके से करते रहेंगे, रेगुलर का मतलब आपका फिक्स टाइम है
कि हम एक मंथ के लिए, एक मंथ बाद हर महीने इसका इंस्पेक्शन करेंगे इस मशीन का, या 15 दिन में करेंगे या 20 दिन में करेंगे, जो भी है वो एक रेगुलर टाइम में अगर आप इंस्पेक्शन करते हो किसी भी मशीन का, तो उस समय क्या होगा कि भविष्य में फ्यूचर में कोई भी समस्या होगी या समस्या जो भी आएगी वो, या फॉल्ट जो भी आएगी उसकी संभावना क्या हो जाएगी, बहुत कम से कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ये आपका जो होता है रेगुलर इंस्पेक्शन वर्क के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरी जो हमने बताई कि नियमित अनुरक्षण कार्य, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो जो नियमित अनुरक्षण कार्य की बात करें तो ये भी रेगुलर बेसिस। अब देखिए रेगुलर इसमें भी किया जाता है, लेकिन मेंटेनेंस अब इसमें उसमें इंस्पेक्शन करते हैं। पहले वाले में क्या करते हैं, रेगुलर तरीके से हम इंस्पेक्शन करते हैं, चेक करते रहते हैं चीज़ें कि सही प्रॉपर तरीके से चल रही कि नहीं चल रही। लेकिन इसमें क्या होता है कि रेगुलर तरीके से हम एक भविष्य में कोई भी दिक्कत आती है तो उसको हम ठीक करते रहे, छोटी छोटी चीज़ें हम लोग ठीक करते रहते हैं। ठीक, तो मेंटेनेंस वर्क में आपका यही है, एक टाइम टू टाइम उसको हम लोग देखते रहते हैं, मेंटेनेंस करते रहते हैं। ठीक है, कि किसी मशीन में कोई चीज़ खराब हुई तो तुरंत उसको पुर्जे को बदल दिया, या कुछ और चीज़ खराब हुई तो उसको हमने बदल दिया। तो ये भी एक क्या होता है हम लोग, या कोई पुर्जा खराब होने वाला हुआ तुरंत, तो उसको हम क्या करते हैं, रेगुलर मेंटेनेंस वर्क के अंतर्गत आता है। अब कंप्लीट मेंटेनेंस वर्क की बात करें तो कंप्लीट मेंटेनेंस वर्क में आपका पूरी तरीके से जो दोनों कंप्लीट कर देते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपका कंप्लीट मेंटेनेंस वर्क के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप लोग लिख लीजिए हेडिंग डाल के पहले, रेगुलर इंस्पेक्शन वर्क। रेगुलर इंस्पेक्शन वर्क में लिखिए तो सबसे पहले है रेगुलर इंस्पेक्शन, वह मेंटेनेंस वर्क जिसे भविष्य में घटित होने वाली फॉल्ट्स, वह मेंटेनेंस वर्क जिसे भविष्य में घटित होने वाली फॉल्ट्स, समस्याओं या संभावनाओं की खोज के लिए करना पड़ता है, संभावनाओं की खोज के लिए करना पड़ता है, जिसे नियमित निरीक्षण कार्य भी कहते हैं, जिसे नियमित निरीक्षण कार्य या रेगुलर इंस्पेक्शन वर्क कहते हैं। हो गया इतना, बताइए। नेक्स्ट लिखिए रेगुलर मेंटेनेंस वर्क या नियमित अनुरक्षण कार्य। इसमें लिखेंगे वह मेंटेनेंस वर्क जिसे क्या लिखे, वह मेंटेनेंस वर्क जिसे निकट भविष्य में घटित होने वाली फॉल्ट्स, निकट भविष्य में घटित होने वाली फॉल्ट्स की संभावनाओं तथा रोकथाम के लिए करना पड़ता है, संभावनाओं तथा रोकथाम के लिए करना पड़ता है। इसे नियमित अनुरक्षण कार्य कहते हैं, इसे नियमित अनुरक्षण कार्य कहते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड, पूर्ण अनुरक्षण कार्य। तो वह मेंटेनेंस वर्क जिसे अति लंबे ऑपरेटिंग टाइम के कारण मशीन में उत्पन्न कमियों को दूर करने के लिए करना पड़ता है। वह मेंटेनेंस वर्क जिसे अधिक लंबे ऑपरेटिंग टाइम के कारण मशीन में उत्पन्न कमियों को दूर करने के लिए करना पड़ता है। इसे
पूर्ण अनुरक्षण कार्य, इसे पूर्ण अनुरक्षण कार्य या ओवरहॉलिंग भी कहते हैं, इससे मशीन का नवीनीकरण किया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों की? बताइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और सभी लोग क्लास करते रहिए, लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है सभी लोग। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में और पढ़ते हैं। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।